हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है, उसके प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को। फिर हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस को, फिर डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस को। इसमें डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को। फिर हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को। तो आइए वन बाय वन इन टर्म को डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्यूरिफिकेशन मेथड में क्रिस्टलाइजेशन मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू हम मोस्टली इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को हम क्या करते हैं? प्योर करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड का प्योरिफिकेशन भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को हम क्या करते हैं? प्योर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? तो इसके लिए हमें इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है। तो इसके लिए हमें सॉल्वेंट की जरूरत होगी, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक सॉलिड है तो हमारा सॉल्वेंट भी कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा। क्यों? लाइक डिसॉल्व, लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हमारा कंपाउंड तो सॉल्युबल हो, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज जो हैं वो इनसॉल्युबल रहें। तो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आपका हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड, आपका हो सकता है एल्कोहल, आपका हो सकता है ईथर, ठीक है, आपका हो सकता है बेंजीन। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें हमारा ये कंपाउंड कैसा हो? सॉल्युबल हो, लेकिन उसकी इम्प्योरिटीज कैसी हो? वो इनसॉल्युबल हो। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड है, जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो हीट करने पे ये डिसॉल्व होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जब आप हीट करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो हीट करने पे ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी, और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए तो फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं? फिल्ट्रेट कर देते हैं। फिल्ट्रेशन पे होता क्या है कि इम्प्योरिटीज हमारी अलग हो जाती हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। अब हमें यहाँ पे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो मिल गया। अब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं? कूल करते हैं, स्लोली कूल करना है, जिससे आपका क्रिस्टल बड़ा बड़ा बने। अगर आपने रैपिड कूल किया है तो क्रिस्टल छोटा छोटा बनेगा। तो आपने कूल किया तो हमको प्योर क्रिस्टल जो है वो दिखाई देने लगते हैं। फिर इन क्रिस्टल को आपने ड्राई कर लिया तो हमारा प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड जो है हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे हम करते क्या है? जब आप स्लोली कूल करते हो सॉल्यूशन को, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन ये कैसा है? सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हॉट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्योर क्रिस्टल जो है थोड़ा सा डाल देते हैं। जब हम कूल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्योर क्रिस्टल डाल देते हैं। तो इस प्योर क्रिस्टल के अराउंडस जो है क्या होता है? डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? सीडिंग कहलाती है, ठीक है। तो डाल दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड को प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद आती है हमारी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमारा ये जो ऑर्गेनिक सॉलिड है ये कैसा होगा? ये मिक्सचर होगा, ठीक है, मिक्सचर होगा, मतलब इसमें दो कंपाउंड जो हैं होंगे या तीन कंपाउंड होंगे। अब उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो देखो सर, वही करना है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। तो इम्प्योरिटीज तो कैसी होनी चाहिए? इनसॉल्युबल होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, आपके दो सॉलिड हैं, तो निश्चित तौर पे जब आप इस सॉलिड मिक्सचर को डिसॉल्व करोगे तो इसमें से एक सॉलिड जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, एक सॉलिड जो है वो कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर उसको हमने फिल्ट्रेट कर लिया, फिर हमने स्लोली कूल किया। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम थी उसके क्रिस्टल पहले अपीयर होंगे, ठीक है, उसके क्रिस्टल पहले बन गए तो उनको हमने सेपरेट कर लिया। फिर हमने सॉल्यूशन को फिर से हीट किया, हीट करने के बाद उसको हमने फिर से कूल किया। तो जिस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी उसके क्रिस्टल जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये हमारी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड कहलाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम सब्लिमेशन की बात करेंगे कि हमारा सब्लिमेशन जो है वो क्या कहलाता है। तो सब्लिमेशन जो है इसका रिलेशन मैटर की सॉलिड स्टेट से होता है। तो मैटर की सॉलिड स्टेट से रिलेशन जो है वो सब्लिमेशन का होता है। अब ये रिलेशन क्या है? तो रिलेशन बड़ा सिंपल है। जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, तो आपने सॉलिड को हीट किया तो वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड को आप और हीट करोगे तो वो कन्वर्ट होगा गैस में। अगर आपने गैस को कूल किया तो बनेगा लिक्विड, और आपने लिक्विड को कूल किया तो वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये हमारा मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है उसकी चेंज होने का जनरल ट्रेंड है, जहां पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। अगर हम गैस को कूल करें तो वो लिक्विड बनेगी, लिक्विड को कूल करने पे वो सॉलिड बनेगा। लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इस रूल्स को ओबे नहीं करते, इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो इस रूल्स का वायोलेशन करते हैं। अगर ऐसे सॉलिड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है गैस में, और अगर हमने गैस को कर दिया कूल तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो ऐसा सॉलिड सब्सटेंस हमारा क्या कहलाता है? उसको हम सबलाइम सब्सटेंस बोलते हैं। वो हमारा सबलाइम सॉलिड कहलाता है। तो those substances which convert directly into gas when heating, and when gas is cool they come back into solid। तो इस फिनोमिनन को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है where solid directly change into gas and gas reverts back into solid। तो अब चूंकि सॉलिड जो है वो रूल्स का वायोलेशन कर रहा है, तो ऐसे सॉलिड जो है वो बहुत कम होते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हो, उंगलियों पे गिन सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से सॉलिड जो है वो सबलाइम सॉलिड कहलाते हैं। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। तो हमारा जो पैटर्न है वो है आई कैन लर्न, ये साइलेंट रहेगा, ए बी सी। आई कैन लर्न ए बी सी। तो आई मतलब है आयोडीन। याद रखना ये जितने भी सब्सटेंस है वो कैसे हैं, सॉलिड हैं, कोई भी लिक्विड नहीं है, ना कोई भी गैस है। तो आयोडीन हमारा कैसा होना चाहिए, सॉलिड। सी मतलब है कैम्फर। ए मतलब है एंथ्रेसीन। एन मतलब है नैप्थलीन। इस ए का मतलब है अमोनियम क्लोराइड। इस बी का मतलब है बेंजोइक एसिड, यहां लिख देते हैं। उस सी का मतलब है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे सब्लिमेट सब्सटेंस होते हैं। तो अगर इन सॉलिड को हम हीट करें तो ये डायरेक्ट जो है वो गैस में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे जो लिक्विड स्टेट है वो अपीयर नहीं होगी, और उस गैस को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। यहाँ पे हमने एक चाइना डिश ले रखी है। इस चाइना डिश में हमने अमोनियम क्लोराइड जो है वो भर दिया है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। फिर इस चाइना डिश के ऊपर हमने इन्वर्टेड जो है वो फनल लगा के रखा हुआ है।
फनल के मुंह को हमने कॉटन प्लग से बंद कर दिया। ये हमारा वायर गेज है, ये स्टैंड है और ये हमारा बर्नर है। तो जब हमने बर्नर को ऑन किया तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो हीट होगा। तो अमोनियम क्लोराइड की ये वेपर जो है वो बन रही है। क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्लग लगा हुआ है तो ये वेपर बाहर तो नहीं जा पाएगी। तो कुछ देर बाद ये वेपर जो है वो इस फनल की वॉल पे जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। तो गैस जो है, जो वेपर जो है वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ का सॉलिड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर जो है वो उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, वो डिपॉजिट होके फिर से सॉलिड जो है वो बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सॉलिड से गैस का बनना ये हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सॉलिड का बनना ये हमारा डीसब्लिमेशन कहलाता है। तो सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, और अगर हमने गैस को कूल करके सॉलिड बनाया तो इसको हम डीसब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये हमारा सब्लिमेशन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि हमारा डिस्टिलेशन क्या कहलाता है। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है जहां पे हम टू मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं। तो इस टेक्निक में होता क्या है कि जो हमारे मिक्सेबल लिक्विड हैं तो इन लिक्विड को हीट किया जाता है। तो ऑन हीटिंग ये कन्वर्ट होते हैं वेपर में, और फिर इस वेपर को कूल किया जाता है। तो ऑन कूलिंग ये वेपर कंडेंस होकर क्या बनाती है, लिक्विड बनाती है। तो लिक्विड से वेपर और वेपर को कंडेंस करके फिर से लिक्विड बनाना, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन प्रोसेस का हम यूज कहां करते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। दो मिक्सेबल लिक्विड के सेपरेशन के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे लिक्विड जो है वो इमिसिबल है, तो इमिसिबल लिक्विड का सेपरेशन हम कैसे करेंगे, तो इनका सेपरेशन हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू करते हैं। तो अगर आपके लिक्विड मिक्सेबल है तो उनका सेपरेशन तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू कर लेते हैं। और किस सॉल्यूशन का हम सेपरेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन का सेपरेशन भी हम डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू करते हैं। तो डिस्टिलेशन की हम डेफिनेशन नोट कर लेंगे। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग एंड द सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर बैक इनटू द ओरिजिनल लिक्विड। और इनके यूजेस तो हम पहले ही बता चुके हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड एंड फॉर सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो इसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन, सेकंड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन। तो हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो मिक्सेबल लिक्विड का मिक्सचर हो और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना हो, 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। तो ऐसे मिक्सेबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। अगर दो मिक्सेबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है तो वहां पे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं। तो मिक्सेबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उतना ज्यादा यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हम वहां पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते जाएंगे। फिर थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिक्विड को प्योर करते हैं, ऐसे लिक्विड को इम्प्योरिटीज से अलग करते हैं जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, जिसको कि हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH।
अब ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन में से हमें इम्प्योरिटीज को रिमूव कराना है, तो हमें वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई करना होगा। और जो हमारा स्टीम डिस्टिलेशन है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा सब्सटेंस जो है, जब हमारा लिक्विड जो है, स्टीम में तो वोलेटाइल है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ऐसा लिक्विड जो वाटर में तो इनसॉल्युबल हो लेकिन स्टीम में सॉल्युबल हो, तो ऐसे लिक्विड से इंप्योरिटीज को हम अलग करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। तो ये लिक्विड आपका एनिलीन हो सकता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप हो तो ये एनिलीन कहलाता है। बेंजीन के ऊपर अगर NO2 ग्रुप हो तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन कहलाता है। अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल और क्लोरीन ग्रुप लगा हो तो ये ऑर्थोक्लोरोटोलुइन कहलाता है। तो ये लिक्विड जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन स्टीम में सॉल्युबल होते हैं। तो इन लिक्विड से इंप्योरिटीज को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो डिस्टिलेशन का हमारा पहला टाइप है सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिक्सेबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। तो ऐसे दो मिक्सेबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा ईथर है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा टोलुइन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 111 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर दोनों लिक्विड को हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो हमारा मिक्सेबल सॉल्यूशन बनेगा। और मिक्सेबल सॉल्यूशन हम इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेंगे। तो इनका सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा बेंजीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हमारा एनिलीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस। तो जब इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो हमारा मिक्सेबल लिक्विड बनता है, और मिक्सेबल लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है। इस कारण इनका सेपरेशन हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हेक्सेन बॉइलिंग पॉइंट है 69 डिग्री सेल्सियस, और टोलुइन बॉइलिंग पॉइंट है 111 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एसीटोन है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, और वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मिथेनॉल है जिसको कि हम मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर में अगर इसको मिक्स किया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे दो लिक्विड जो मिक्सेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव है तो उनका सेपरेशन सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो है तो उनका सेपरेशन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन में होता क्या है? तो सिंपल डिस्टिलेशन में हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेते हैं। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क एक ऐसा फ्लास्क कहलाता है जिसके साइड से नली निकली होती है, जिसके साइड से ट्यूब निकली होती है। तो ऐसा फ्लास्क जिसके साइड से ट्यूब निकली हो, नली निकली हो, तो ऐसे फ्लास्क को हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं जो कि वेपर को कंडेंस करता है। फिर ये रिसीवर लगा देते हैं जो कि कंडेंस वेपर को कलेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ऐसा मिक्सेबल लिक्विड लेंगे जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो। सपोज हमने ईथर एंड टोलुइन ले लिया। अब ईथर एंड टोलुइन का मिक्सचर हमने यहाँ पे ले लिया। बर्नर को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो जैसे ही थर्मामीटर की रीडिंग 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, तो ईथर जो है वो बॉइल होने लगता है।
अब ईथर बॉईल होने लगता है तो ईथर की वेपर आएगी यहाँ पे, वेपर कंडेंसर में कंडेंस होगी और कंडेंस वेपर को हम यहाँ पे रिसीवर में कलेक्ट कर देते हैं। जब बॉइलिंग बंद हो जाती है तो हम समझ जाते हैं कि सारा का सारा ईथर हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे तो हमको ईथर मिल गया और इस फ्लास्क में अब क्या बचेगा, केवल और केवल टोलुइन बचेगा। हम रिसीवर को हटा के दूसरा नया रिसीवर यहाँ पे लगा देते हैं। अगर सपोज इस टोलुइन में ये जो मिक्सचर था इसमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं तो फिर हम क्या करेंगे, बर्नर का टेम्परेचर जो है वो और इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर 111 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है टोलुइन बॉईल होने लगता है। टोलुइन बॉईल होगा, उसकी वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंसर वेपर को कंडेंस करेगी और कंडेंस वेपर इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगी। तो टोलुइन रिसीवर में आ जाएगा और नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाएंगी। तो ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन हो गया। सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। किसी किसी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, किसी किसी बुक में 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है। तो हम 30 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस से अबव का डिफरेंस है, तो ऐसे लिक्विड को हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। और अगर टेम्परेचर में डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्कस करेंगे कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कहलाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ऐसे दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है। तो ऐसे मिक्सिबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में केवल और केवल डिफरेंस होता है एक चीज का कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम एक ऐसी ट्यूब होती है जहां पे वेपर जो है वो रुक रुक के जाती है, मतलब वेपर को पास होने में टाइम लगता है। तो फ्रैक्शनल कॉलम हम ऐसा बनाते हैं जहां पे वेपर जो है वो आसानी से ऊपर ना जा पाए। वेपर को पहुंचने में, वेपर के रास्ते में हम बहुत सारी रुकावटें जो है वो पैदा करते हैं। तो एक तो आपका फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा हो सकता है, एक फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा होता है यहाँ पे कांच के टुकड़े जो है वो भर दिए जाते हैं, या आपका फ्रैक्शनल कॉलम ऐसा हो सकता है। तो अब हमें जिन लिक्विड को सेपरेट करना है उनको हमें इस फ्लास्क में लेना होगा। तो वो सॉल्यूशन हम इस फ्लास्क में लेंगे। तो सपोज हमारा मिक्सचर जो है वो एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 56 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा मिथेनॉल है, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना है 65 डिग्री सेल्सियस। अगर एसीटोन और मिथेनॉल का मिक्सचर है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो ये 9 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लू है। इस कारण ये जो मिक्सचर है एसीटोन एंड मिथेनॉल का, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, एसीटोन और मिथेनॉल के मिक्सचर को हम यहाँ पे ले लेंगे। बर्नर के थ्रू हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्योंकि दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम है, इस कारण दोनों लिक्विड की वेपर जो है वो ऊपर जाएंगी। ये थर्मामीटर लगा होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, ये कंडेंसर लगा होता है जो कि वेपर को क्या करेगा, कंडेंस करेगा, और ये रिसीवर है जो कि कंडेंस वेपर को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे एसीटोन एंड मिथेनॉल दोनों की वेपर जो है वो जाएंगी, लेकिन चूंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एसीटोन की वेपर ऊपर रहेगी निश्चित तौर पे, और मिथेनॉल की वेपर नीचे रहेगी। तो एसीटोन की वेपर ऊपर जा रही है, मिथेनॉल की वेपर नीचे जा रही है। तो क्या होता है, एक तो ये हर्डल है, इनके कारण मिथेनॉल की वेपर जो है वो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ऊपर तो एसीटोन की वेपर है, तो एसीटोन की वेपर का प्रेशर प्लस ये जो हर्डल है फ्रैक्शनल कॉलम में, इनके थ्रू क्या होगा कि मिथेनॉल की वेपर कंडेंस होकर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाती है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने तक केवल और केवल एसीटोन की वेपर रहेगी, मिथेनॉल की वेपर जो है वो कंडेंस होके यहीं राउंड बॉटम फ्लास्क में गिर जाएगी। अब एसीटोन की वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंसर क्या करेगा, उसको कंडेंस कर देगा और इसको हम रिसीवर में कलेक्ट कर देते हैं। तो जब सारा एसीटोन वेपर बन के कंडेंस हो जाता है और इस रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है, तो फिर इस रिसीवर को हटा के दूसरा नया रिसीवर लगा देते हैं।
तो एसीटोन हमको रिसीवर में और मिथेनॉल जो है वो हमको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, मिथेनॉल को भी कलेक्ट करना होगा रिसीवर में। तो फिर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। अब मिथेनॉल की वेपर तो अकेली है, मिथेनॉल की वेपर यहाँ पे आएगी, कंडेंस होगी, रिसीवर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो मिथेनॉल हमको यहाँ मिल जाएगा, जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है वो हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी। तो ये हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है। तो एक एग्जांपल तो हमारा एसीटोन मिथेनॉल का है। दूसरा एग्जांपल जो है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनका सेपरेशन भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमको पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है। तो ये प्रोडक्ट हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही मिलेंगे। फिर जो हमारा एयर है, एयर जो है वो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एंड आर्गन का। हमको पता है कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -186 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चूंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो कम है, 30 डिग्री सेल्सियस से कम है, इस कारण एयर में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन के कंपोनेंट होते हैं इनका सेपरेशन भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, और एयर से एयर के कंपोनेंट को सेपरेट कर लेते हैं, एसीटोन से मिथेनॉल को सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसे लिक्विड का सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस से लो होता है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसको कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसी को हम लो टेम्परेचर डिस्टिलेशन बोलते हैं। इस मेथड में हम ऐसे लिक्विड का डिस्टिलेशन करते हैं जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे पास एक एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल का, जिसको कि हम ग्लिसरीन बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 290 डिग्री सेल्सियस। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये बताता है कि जब लिक्विड बॉइल होता है तो उस समय उसके वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि 290 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल जो है वो बॉइल होगा, और जब ग्लिसरॉल बॉइल होगा तो ग्लिसरॉल का वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा। तो प्रेशर जो है यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 1 atm, और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसके इक्वल होता है, ये 760 mmHg के इक्वल होता है। तो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस है, और उस समय प्रेशर जो है कितना होता है 1 atm, जिसको कि हम 760 mmHg बोलते हैं। अब ग्लिसरॉल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम ग्लिसरॉल को हीट करते हैं तो बॉइलिंग टेम्परेचर पहुंचने से पहले ग्लिसरॉल क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ग्लिसरॉल का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो फिर ग्लिसरॉल का प्यूरिफिकेशन जो है वो हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्लिसरॉल के बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करना है। अब ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिड्यूस होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें पता चला कि प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कम करना है, इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है, तो प्रेशर को भी रिड्यूस करना होगा। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमें रिड्यूस करना होगा। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा देते हैं जो यहाँ के प्रेशर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब कितना रिड्यूस कराना है, ताकि ग्लिसरॉल जो है वो डिकम्पोज ना हो।
तो ग्लिसरॉल का प्योरिफिकेशन जो है वो हम 180 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे ग्लिसरॉल का डिकम्पोजिशन नहीं होता, और जब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, ये टेम्परेचर तभी पॉसिबल है जब हम वैक्यूम पंप से प्रेशर को कितना कर दें, प्रेशर हमारा 12 mmHg हो जाए, मतलब 760 mmHg से घट के कितना हो जाए, 12 mmHg। तो जब हमने वैक्यूम पंप से प्रेशर को 12 mmHg किया, ये मैनोमीटर लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा। तो फिर यहाँ पे रखा ग्लिसरॉल जो है वो बॉईल होगा, बॉईल होने पे वेपर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है, वेपर कंडेंस होके इस रिसीवर में गिर जाएगी। तो यहाँ पे हमको प्योर ग्लिसरॉल जो है वो मिल जाता है। तो प्योर लिक्विड यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल है। तो प्योर ग्लिसरॉल जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने जो ग्लिसरॉल लिया है वो कैसा है, वो इम्प्योर है। तो ऐसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू, जिसको कि हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, इम्प्योर ग्लिसरॉल को प्योर कर लेते हैं। तो अब हम स्टीम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू हम ऐसे लिक्विड को प्योरीफाई करते हैं जो स्टीम में तो सॉल्युबल होता है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ऐसे लिक्विड हमारे हो सकते हैं एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोटोलुइन। तो एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोटोलुइन, ये तीन लिक्विड हैं, इनका प्योरिफिकेशन हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों लिक्विड जो है स्टीम में तो सॉल्युबल है लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो हमें इनमें से किसी भी लिक्विड का अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है तो हमें इस फ्लास्क में लेना होगा। तो यहाँ पे हम वो लिक्विड लेते हैं जिसको हमें प्योरीफाई करना होता है, और यहाँ पे हमने वाटर रखा है इस कंटेनर में। इसको हीट करेंगे तो स्टीम बनेगी, तो स्टीम जो है यहाँ पे आएगी। तो स्टीम में ये जो लिक्विड है वो कैसा हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, स्टीम में सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये वेपर बन के यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने कंडेंसर लगाया हुआ है तो ये वेपर कंडेंस होके यहाँ पे आएगी। अब इस फ्लास्क में जो है वाटर वेपर भी होगी और इस लिक्विड की वेपर भी होगी। तो वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी लो होती है तो ऊपर रहेगा, और ये जो लिक्विड है इनकी डेंसिटी हाई होती है, इस कारण ये नीचे वाले लेयर में होंगे। तो जो हमारा एनिलीन है इसकी डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो हमारा क्लोरोटोलुइन है इसकी डेंसिटी 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो हमारा वाटर होता है इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्योंकि ये जो लिक्विड है इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इस कारण ये वाटर से हैवियर होंगे, और वाटर हमारा कैसा होगा, लाइटर होगा। तो वाटर चूंकि लाइटर है तो ये अपर लेयर में रहेगा, लोअर लेयर किसकी होगी, लिक्विड की होगी। तो बस चूंकि ये लिक्विड वाटर में तो इनसॉल्युबल है तो हम इसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। तो प्योर लिक्विड हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे हमने लिक्विड लिया था वो कैसा था, इम्प्योर था, इसमें इम्प्योरिटीज थी। तो इसकी इम्प्योरिटीज को हम स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। क्या करना है, वाटर लेना है कंटेनर में, उसको हीट करेंगे तो स्टीम बनेगी। स्टीम को हमें उस फ्लास्क में भेजना है जहां पे हमारा लिक्विड रखा हुआ है जिसको हमें प्योर करना है। तो ये लिक्विड स्टीम में वोलेटाइल होता है, स्टीम में सॉल्युबल है, तो स्टीम के साथ ये यहाँ पे आएगा। कंडेंसर के थ्रू हम इसको कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो इस रिसीवर में हमने इसको कलेक्ट कर लिया। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी जो है वाटर से हाई होती है, इस कारण ये लोअर लेयर में रहेगा और वाटर जो है वो अपर लेयर में रहेगा। फिर वाटर और लिक्विड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग फनल के थ्रू। तो ये हमारे स्टीम डिस्टिलेशन का वीडियो हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम आपसे बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि ये क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी इसको सबसे पहले जो डेवलप किया गया वो डेवलप किया गया एम स्वेट ने।
तो क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे पहले एमसेट जो है साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड क्रोमा मतलब होता है कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी का ग्रीक में मतलब होता है कलर राइटिंग। क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है ये किस काम आती है? तो क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है ये कलर्ड कंपाउंड को सेपरेशन के काम आती है। तो इट इज द टेक्निक फॉर इफिशिएंट एंड रैपिड सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। तो ये क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन होती है। क्रोमेटोग्राफी में जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो किस तरीके से जो होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होती हैं, एक तो होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मूविंग फेज। स्टेशनरी फेज जो होती है वो या तो सॉलिड होती है या फिर लिक्विड होती है, और मोबाइल फेज वो फेज होती है मतलब जिन कलर कंपाउंड को हमको सेपरेशन करना होता है वो मोबाइल फेज में आते हैं। तो फिर ये सेपरेशन होता क्यों है, सेपरेट कैसे किया जा सकता है? तो जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो स्टेशनरी फेज पे उनका जो माइग्रेशन होता है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट कलर की मूवमेंट डिफरेंट होती है, जिसके कारण हम कलर्ड को सेपरेट कर सकते हैं। तो आइए हम स्टेशनरी फेज देखते हैं क्या होता है। तो स्टेशनरी फेज या फिक्स्ड फेज बोलते हैं इसको। इट इज ऑफ पोरस नेचर, ये पोरस नेचर की होती है, सॉलिड या लिक्विड होती है। ये किन सब्सटेंस के थ्रू हम स्टेशनरी फेज को बना सकते हैं? तो एल्यूमिना Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है, सिलिका जेल ये SiO2 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहलाता है, मैग्नीशिया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है, स्टार्च और एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये 6 सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम स्टेशनरी फेज को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मोबाइल जो दूसरी फेज होगी, मोबाइल फेज, ये वो फेज होगी जिनमें हम कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ कलर, जो कलर्ड सॉल्यूशन होगा वो मोबाइल फेज में आएगा। तो दूसरा फेज जो होता है मूविंग फेज या इसे मोबाइल फेज बोलते हैं। ये सेपरेटिंग सब्सटेंस इधर लिक्विड और गैस। तो सेकेंड फेज मोबाइल फेज या मूविंग फेज कहलाती है। ये या तो या तो ये लिक्विड होगा या फिर गैस होता है। फिर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स देखते हैं। पहला तो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी या एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। सेकेंड जो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड जो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ जो होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो आइए इसकी वन बाय वन जो है हम स्टडी करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी या गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। गुड मॉर्निंग। आज हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आइए देखते हैं होती क्या है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? तो सबसे पहले हमें एक ब्यूरेट चाहिए होता है। तो हमने ब्यूरेट ले लिया। फिर इस ब्यूरेट में आप क्या करोगे, कॉटन प्लग जो है वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। कॉटन प्लग जो है इसमें लगा देंगे। कॉटन प्लग लगा दिया। इसके बाद हम एडजॉर्बेंट लेंगे। एडजॉर्बेंट का सुटेबल सॉल्वेंट के साथ सेमी सॉलिड मिक्सचर तैयार करेंगे। तो इस जो सेमी सॉलिड मिक्सचर तैयार हुआ है उस मिक्सचर को हम बोलते हैं स्लरी। तो स्लरी क्या कहलाती है? द एडजॉर्बेंट डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म स्लरी। तो स्लरी हम तैयार करेंगे। तो यार एडजॉर्बेंट हमारे कौन कौन से होते हैं जिनकी हम स्लरी जो है वो तैयार कर सकते हैं? तो आप एल्यूमिना ले सकते हो एडजॉर्बेंट में, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो, आप मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो, आप सिलिका जेल ले सकते हो, आप स्टार्च ले सकते हो, आप एक्टिवेटेड चारकोल ले सकते हो। तो इन में से किसी एक का यूज़ करके आप एडजॉर्बेंट तैयार कर सकते हो। और हमने क्या किया, एडजॉर्बेंट जो है वो तैयार कर लिया। सपोज कि ये आपका सिलिका जेल है या Al2O3 है
ये हमने तैयार कर दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम वो मिक्सचर लेंगे, वो कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर लेंगे जिसको आप सेपरेट करना चाहते हो, तो उसको सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ये आप रेड कलर के जो आप बैंड देख रहे हो, ये मिक्सचर ऑफ कलर्ड कंपाउंड का मिक्सचर है, ए बी और सी, इसमें 3 कलर जो है वो मिक्स्ड हैं। ये जो ब्लू कलर की आप जो डॉटेड देख रहे हो, ये एडजॉर्बेंट Al2O3 है। फिर हम क्या करेंगे, फिर सॉल्वेंट जो है इसमें डालते रहेंगे। सॉल्वेंट और डालेंगे तो क्या होगा, ये यहां से मूव करेगा। तो ये जो एडजॉर्बेंट होता है ये स्टेशनरी फेज कहलाती है, और ये जो हमारा कलर्ड कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है ये मूविंग फेज कहलाती है। तो जैसे सॉल्यूशन इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मूव करेगा 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 कर रहा है, तो फिर करेगा मूव करेगा तो फिर क्या होगा, आप ये देख रहे हो कि एक बैंड ये बना ए का, एक बैंड बी का बना, एक बैंड सी का बना। तो ये जो हमारे कलर्ड कंपाउंड जो होते हैं, इनकी एडजॉर्बेंट पावर जो होती है अलग अलग होती है। इनकी जो स्टेशनरी फेज पे जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट स्पीड से होती है, जिससे हमें ये अलग अलग बैंड बन जाएंगे। जो सबसे ऊपर का जो बैंड होता है, इसका मतलब है कि इसकी एडजॉर्बिंग पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो सबसे नीचे रहता है तो हम कहते हैं कि इसकी एडजॉर्बिंग पावर जो होती है वो कम है, इसलिए वो नीचे आया। फिर हम सॉल्वेंट को डालते रहेंगे तो क्या होगा, ये फेज जो होगी वो नीचे आती जाएगी। फिर ये टैप है, इस टैप से हम क्या करेंगे, कंटेनर में या हम बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब में इनको क्या करते रहेंगे, कलेक्ट करते रहेंगे। तो ये डिफरेंट कलर जो होगा वो कलेक्ट हमारे हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होती है। तो स्लरी क्या कहलाती है, स्लरी मतलब होता है जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है उसका सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बनाना, वो स्लरी कहलाता है। फिर इल्यूजन क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम द एडजॉर्बेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट ईदर द सेम और इट मे बी डिफरेंट। तो सॉल्वेंट जो हो सकता है आपका सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट हो सकता है। तो आपने ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में अभी देखा। अच्छा, ये कलर्ड जो होते हैं, ये ए बी और सी, ये कलर्ड जो होते हैं हमको विजिबल होते हैं, तो हमने इसको बोला कलर्ड बैंड। अगर ये कलर विजिबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो डेवलपिंग ऑफ क्रोमेटोग्राम्स, तो अगर ये कंपोनेंट्स जो हैं अगर ये कलरलेस होते हैं, हमें विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जो क्रोमेटोग्राम्स हैं उसको एक सुटेबल रिएजेंट जिसको हम डेवलपिंग रिएजेंट कहते हैं उसका स्प्रे कराते हैं, या फिर क्रोमेटोग्राम्स को हम क्या करते हैं आयोडीन चैम्बर में प्लेस कराते हैं। आयोडीन चैम्बर में प्लेस कराने पे क्या होगा, ये जो कलरलेस कंपोनेंट जो है वो हमको कलर्ड जो है वो दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद आता है रिकवरी ऑफ कंपोनेंट। तो रिकवरी ऑफ कंपोनेंट जो एडजॉर्बेंट जो थे हमारे, ये क्या होगा कि ये एडजॉर्ब होते हैं आपके स्टेशनरी फेज पे, जो एडजॉर्बेंट पे ये एडजॉर्ब होते हैं। फिर इस पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट हम डालते हैं, इस सॉल्वेंट को हम इलुएंट बोलते हैं। ये जो सॉल्वेंट आपका लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं, ये इलुएंट कहलाता है। ये कंटिन्यूसली क्या करता है, ये मूव करता रहता है। तो ये जो आपके कंपोनेंट हैं ये उसमें डिसॉल्व होकर ये टैप के थ्रू हम कॉनिकल फ्लास्क में जो है वो कंटिन्यूसली हम निकालते रहते हैं। फिर जो फ्लास्क में कंपोनेंट हमारा आ गया है, अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं, फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, एवोपरेट करा देते हैं। तो जो सॉल्वेंट उसमें डिसॉल्व था वो क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो जो कलर्ड कंपोनेंट है वो हमको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
आइए आज अपन बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में TLC भी कह सकते हो, T फॉर थिन, L फॉर लेयर और C फॉर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले एक हमें ग्लास प्लेट लेनी है। ये हमने ग्लास प्लेट ली, फिर ग्लास प्लेट पे हमें एल्यूमिना का या फिर सिलिका जेल का पेस्ट बना के हमें इस पे चिपकाना है। पेस्ट बना के इस पे चिपका दिया और इस प्लेट को हमने ड्राई करने के लिए रख दिया। जब ये प्लेट जो है वो ड्राई हो गई तो फिर हमने इस पे क्या करना है, इस पे एक बेस लाइन बनानी है। ग्रीन कलर की आपको बेस लाइन दिख रही है, ये बेस लाइन बना दी हमने। फिर बेस लाइन में हमें क्या करना है, ये बेस लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, बेस लाइन बना दी। अब बेस लाइन में हमें क्या करना है कि हमें वो कलर्ड कंपोनेंट डालना है जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो। तो हमने वो कलर्ड कंपोनेंट की एक दो ड्रॉप जो है डाल दी। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसमें क्या करते हैं, कलर कंपोनेंट डाल देते हैं उस बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, फिर ये जो हमारी प्लेट जो हमने तैयार की थी एडजॉर्बेंट के साथ, उस प्लेट को हमें क्या करना है, डिप कराना है, सॉल्यूवेंट में डिप कराना है। सुटेबल सॉल्यूवेंट जिसमें ये जो आपकी जो डाई है वो सॉल्युबल हो जाए। तो सुटेबल सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं, इसको ये सॉल्वेंट में हम इसको डिप कराते हैं। याद रहे कि ये जो हाइट जो है इसकी ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक जो है वो अबव होनी चाहिए। ये डिस्टेंस जो स्पॉट की डिस्टेंस है और ये वाटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिखाई देनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, फिर होगा क्या, ये सॉल्वेंट जो होगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो सॉल्वेंट जो होगा वो ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ेगा तो ये जो आपका कलर्ड डाई जो है, कलर्ड कंपोनेंट है, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। डिसॉल्व करेगा तो ये कलर्ड कंपोनेंट डिफरेंट हाइट पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो आप इधर पे जैसे देख रहे हो, ये कलर्ड कंपोनेंट जो थे वो डिफरेंट हाइट पे जो होगा वो क्या होगा, एडजॉर्ब हो गए। अब डिफरेंट हाइट पे ये एडजॉर्ब हो गए। जिस कंपोनेंट ने ज्यादा हाइट गेन की थी, इसका मतलब है उसकी एडजॉर्बेंट पावर जो थी सबसे कम थी, और जिसने कम हाइट गेन की है, इसका मतलब कम हाइट पे एडजॉर्ब हो गया, इसका मतलब उसकी एडजॉर्बेंट पावर जो थी वो हाई थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें RF वैल्यू जो होता है, इस बेसिस पे हमें RF वैल्यू पता लगानी है कि RF वैल्यू कितनी होती है। RF का फुल फॉर्म होता है रिटार्डेशन फैक्टर। आप इसको रिटेंशन फैक्टर भी बोल सकते हो और आप इसको कैपेसिटी फैक्टर भी बोल सकते हो। तो वो RF वैल्यू जो होती है हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्यूट सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन। तो बेस लाइन से इसने या इस सॉल्यूट ने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करी, अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो बेस लाइन से सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट ने, हमने कहा कि सॉल्वेंट इधर तक हमारा आया, तो उस बेस लाइन से सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो इसका जो रेशियो जो होगा उसी को हम बोलते हैं RF वैल्यू या रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं। तो रिटार्डेशन फैक्टर जो ब्लैक स्पॉट का रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, ये हाइट अपॉन ये हाइट। ब्लू लाइन का रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, सॉल्यूट की ये हाइट बेस लाइन से एंड अपॉन ये सॉल्वेंट की हाइट। रेड कलर के लिए क्या होगा, ये वाली हाइट एंड सॉल्वेंट की हाइट। तो ये रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है वो निकल आता है। अब सपोज हमें RF वैल्यू जो है वो ब्लैक स्पॉट के लिए काउंट करनी है, तो हम लिखेंगे RF वैल्यू फॉर ब्लैक स्पॉट। तो सपोज कि ब्लैक स्पॉट ने ये जो हाइट गेन करी है, ये ब्लैक स्पॉट की हाइट A है, और सॉल्वेंट ने ये हाइट जो गेन करी है ये हाइट X है। तो RF वैल्यू क्या हो जाएगी ब्लैक स्पॉट के लिए, सॉल्यूट का डिस्टेंस बेसलाइन से A है और सॉल्वेंट का डिस्टेंस बेसलाइन से कितना है, X है। अब RF वैल्यू ब्लू लाइन के लिए, RF वैल्यू फॉर ब्लू स्पॉट के लिए हम
सपोज कि ब्लू स्पॉट ने ये डिस्टेंस जो गेन की है, ये ब्लू स्पॉट की डिस्टेंस जो है वो b है, ठीक है। ब्लू स्पॉट ने b डिस्टेंस कवर की है तो b बाई एक्स हो जाएगा। और RF वैल्यू फॉर रेड स्पॉट ये c बाई एक्स हो जाएगा। तो सपोज ये डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल करी है कितना, c डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इधर से इधर तक की डिस्टेंस हम c मान लें तो ये c बाई एक्स हो जाएगा। तो ये RF वैल्यू हो गई।